हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। और हम चला रहे हैं बीपीएससी ट्री 3.0 बिहार पुलिस बिहार दरोगा के लिए सीरीज़, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। और ये सीरीज़ सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो भी बिहार में एग्ज़ाम होते हैं। ठीक, तो अभी हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, पॉलिटी के 4 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं, उन्हें आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और ये सीरीज सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अंजीरा से, दम्बसदात से, किली-उल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से? तो पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। ठीक, तो पहले का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या लौह युग? तो कैल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। 2 का हो जाएगा सी। 2 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ था और 3 का हो जाएगा ए। 3 का क्या हो जाएगा? ए उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता था? ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, उत्तर ऐतिहासिक काल में या आगे ऐतिहासिक काल में? तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। सिंधु सभ्यता जो है वो किसका है? आगे ऐतिहासिक काल का है। किसका है? आगे ऐतिहासिक काल का है। 4 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत है, प्रथम असली मेहराब है, पूजा स्थल है, कला और वास्तुकला है। तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। पक्की ईंट से बनी इमारत, ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। 5 का हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या नागपट्टनम? तो जो लोथल है वो हड़प्पा काल का एक बंदरगाह है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, धौलावीरा, लोथल, सुरकोटदा और रंगपुर, ये चारों स्थल कहाँ पर हैं? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल एक बंदरगाह है जो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्तर से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा या लोथल? तो टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ? बनावली से। 8 का उत्तर हो जाएगा बी। 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। व्याख्या देखेंगे, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बनावली से। तो राखीगढ़ी और बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में है। और कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। 9वां प्रश्न देखेंगे, किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले? कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या लोथड़? तो कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा है आपका राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। क्या मिला है? कालीबंगा से जुते हुए खेतों के निशान। अब इसकी व्याख्या देखेंगे, लोथल है जो लोथल कहाँ पर है? खंभात की खाड़ी। कहाँ पर है? लोथल खंभात की खाड़ी, गुजरात में। और ये राजस्थान में क्या है? राजस्थान में कालीबंगा है, जहाँ से क्या मिले? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। तो 10 चिन्हों वाला शिलालेख कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। और ये बनावली से क्या मिला है? पक्की मिट्टी का बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली है? ये बनावली से। और बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक, तो ये स्थल है हड़प्पा कालीन स्थल। इनका वो राज्य याद होना चाहिए, कौन सा स्थल कौन से राज्य में अवस्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित? तो ये दोनों तो संबंधित हैं। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से के उत्खनन से संबंधित हैं ये दोनों। चलिए सी और डी देखते हैं। अगर सी है एम.एस. वत्स तो ये भी संबंधित हैं। और बी है बी.ए. स्मिथ, तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी।
व्याख्या देखेंगे 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। किसने? दयाराम साहनी ने। 1926-27 से 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। तो कौन है? MS वत्स। ठीक। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान हैं, KN दीक्षित हैं, अर्नेस्ट मैके हैं, RL स्टीन है, A घोष है, JP जोशी है। ये सब सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः स्पष्ट है कि BA स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। तो BA स्मिथ संबंधित नहीं है किससे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। 11वां प्रश्न है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। 11 का सही उत्तर हो जाएगा A। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परशुड़ी? तो 10 राजाओं का या दसरा युद्ध कहाँ लड़ा गया था? परशुड़ी नदी पे, परशुड़ी। ठीक है। 12 का क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। 12 का D। 10 राजाओं का युद्ध परशुड़ी नदी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया था। रावी नदी का ही नाम क्या था? परशुड़ी, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन कौन थे? अनु, दुहु, यदु, पुरु, तुर्वस। अनु, द्रह्यु नाम है इनका। ठीक है। अनु, द्रह्यु, यदु, पुरु, तुर्वस। और 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र थे। तो 10 राजाओं का युद्ध इसे कहा जाता है। 5 जो जन है ना इस संघ में, आर्यों के जो प्रमुख 5 जन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं। अनु, द्रह्यु, यदु, पुरु, तुर्वस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? तो 9वां मंडल किसे समर्पित है? सोम को समर्पित है। 13 का क्या हो जाएगा? C। 13 का क्या हो जाएगा? C। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नवम मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। नवम मंडल किसे समर्पित है? सोम को। सोम आर्यों का मुख्य पेय था। इसे मूजबंद पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। 10वें मंडल में क्या है? 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। तो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता से संबंधित है। 14 का उत्तर हो जाएगा D। क्या हो जाएगा? D। गायत्री मंत्र किस पुस्तक या किस वेद में मिलता है? तो गायत्री मंत्र किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। और 15 का हो जाएगा C। गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। व्याख्या देखेंगे। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। कौन से मंडल में है ऋग्वेद? ऋग्वेद के 3य मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र 3य मंडल में। और जो 9वां मंडल है वो किसे समर्पित है? सोम को। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का योग, न्याय, सांख्य या वैशेषिक? तो वैशेषिक है जो भारतीय दर्शन, इसने किसका? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका? परमाणु सिद्धांत का। 16 का हो जाएगा D। क्या हो जाएगा? D। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र, मगध में या वैशाली में? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। 17 का क्या हो जाएगा? A। 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? A। जो BPSC में ये पूछे गए प्रश्न, ठीक है, तो ये बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम है। अब क्या होता है, छोटे एग्जामों में इन्हीं में से प्रश्न उठा के रख दिए जाते हैं। ठीक है, क्यों रख दिए जाते हैं उसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि अगर कोई नया प्रश्न रखा जाता है, बाई चांस उसमें कुछ एरर होती है, तो फिर क्या है, आयोग पे उंगली उठाई जाती है कि अरे गलत प्रश्न है। ठीक है, तो एग्जामिनर जो है वो वाद विवाद में फंसना नहीं चाहते हैं, और इसलिए प्रश्न उठा के बड़े एग्जाम में छोटे छोटे एग्जाम में रख देते हैं। फिर दूसरी बात, ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मैं व्याख्या करा रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 599 में। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम या कुंडलपुर में। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। कौन से? ज्ञात्रक। तो ये याद रखना है, ये लिच्छवी गणराज्य की थी, ये ज्ञात्रक क्षत्रियों के। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे
कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यह जन्म तिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो गया है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म है 563 ईसा पूर्व। कितना? महात्मा बुद्ध का 563 ईसा पूर्व है और महावीर स्वामी का क्या है? 599 ईसा पूर्व। ठीक है, दोनों याद रखने हैं आपको। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? राजगीर में, सांची में, पावापुरी में या समस्तीपुर में? तो महावीर जैन की मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। 18 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामाली, यशोधु, विपिन या प्रभास? तो भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था जामाली। कौन था? जामाली। 19 का हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इनमें से कौन सा है जो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा कहलाता है? 14 पूर्व। क्या कहलाता है? 14 पूर्व। 20 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, 20 का उत्तर हो जाएगा सी। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। 12 अंग में क्या है? जैन सिद्धांतों का संकलन है। ठीक, अगला है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? पहला, ठीक है, लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो कहाँ पर दिया था? पहला सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन, पहला उपदेश। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, उसे कहा गया महाचक्र प्रवर्तन। क्या? महाचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक, अब महापरिनिर्वाण, निर्माण का मतलब होता है मोक्ष। तो कहाँ पर इन्होंने अपना शरीर त्यागा था? कहाँ पर शरीर त्यागा था? उस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो ए लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर या कपिलवस्तु में? तो 22 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। ठीक, 22 का उत्तर हो जाएगा सी। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था इनका? कुशीनगर में। अगला प्रश्न है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध? तो त्रिपिटक ग्रंथ किसके हैं? बौद्धों के हैं। किनके हैं? बौद्धों के। 23 का उत्तर हो जाएगा डी। त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित हैं? बौद्धों से। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को क्या कहते हैं? त्रिपिटक बोलते हैं। विनय पिटक में क्या है? संघ संबंधी नियम और तथा आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के वचन हैं। अभिधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक सिद्धांत हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है कौन से पिटक में क्या चीज़ है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान बोलते हैं इसे। किससे संबंधित है? तो ये त्रिरत्न जो है वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से। किससे हैं? जैन धर्म से त्रिरत्न। ठीक है, और त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो आपका 24 का उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। क्या हो जाएगा? जैन धर्म। सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण जिसे दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न संबंधित है आपका जैन धर्म से, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। तो अहिंसा दोनों में है, आत्मदमन है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। क्या? आत्मदमन। 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा? सी। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस इस पीढ़ी का है? तृतीय पीढ़ी का, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम? तो कौन सी पीढ़ी का है बोधि वृक्ष? पंचम पीढ़ी का। 26 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 26 का सी। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीवकों ने। किसने किया था? आजीवकों ने। ठीक है, और 27 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। व्याख्या देखेंगे। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए। किसके समय? अशोक और उसके पौत्र दशरथ के समय।
अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी? सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ गुफा। कहाँ पर हैं ये? बराबर पहाड़ी की गुफाओं में हैं अंदर। ठीक है। अगला है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद, राहुलो भद्र या मक्खली गोसाल या उपाली। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल थे। कौन थे? मक्खली गोसाल। 28 का हो जाएगा सी। 28 का उत्तर क्या होगा? सी। मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। इनका मत क्या कहा जाता है? नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। भाग्य को इन्होंने ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस दी है। ठीक है, किसे? भाग्य को। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद्म नंद। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। कौन थे? उदयन। 29 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। किसने? उदयन ने। कहाँ से? राजगृह से पाटलिपुत्र। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। ठीक है, तो याद रखना है पाटलिपुत्र की। पाटलिपुत्र है वो 3 राजवंशों की राजधानी रही है, शिशुनाग वंश की, नंद वंश की और मौर्य वंश की। ठीक है। अगला है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था, बनाया गया था? अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन या कनिष्क। तो कनिष्क के द्वारा। 30 का क्या हो जाएगा? सी। उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था। उदयन ने। 30 का हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। और पहले राजधानी, सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार रिपीट हो गया। ठीक, तो अच्छे से इसे तैयार करो। अगला प्रश्न है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का जो पहला गणतंत्र है वैशाली, वो किसके द्वारा? मौर्य वंश के द्वारा, नंद वंश के, गुप्त वंश के, लिच्छवियों के द्वारा। तो लिच्छवियों के द्वारा। किनके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा। लिच्छवियों के द्वारा पहला गणतंत्र वैशाली स्थापित किया गया था। किनके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा। तो 32 का क्या हो जाएगा? डी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। वैशाली कौन सा था? वैशाली। और लिच्छवी बज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। किसमें थे? बज्जी संघ में। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, गिरिव्रज या चंपा। तो 33 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह या गिरिव्रज। ठीक। पहली जो संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति, वो कहाँ हुई थी? राजगृह में। ठीक है। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में। अगला प्रश्न देखते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो मगध का प्रतापी शासक कौन था? बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। किससे? हर्यक वंश से। बिंबिसार है वो हर्यक वंश का है, और बिंदुसार है वो किसका है? मौर्य वंश का। किसका है? मौर्य वंश का। ठीक है। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, उसके बाद अशोक, ऐसे क्रम है इसका। ठीक है। तो ये प्रतापी शासक किसका है? हर्यक वंश का है। कौन? बिंबिसार। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करी। तो अजातशत्रु कौन से वंश का हो गया? हर्यक वंश का। ठीक है। बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन हो गया। ठीक है। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? पितृहत्या। क्या? इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए पितृहत्या कहा जाता है। और फिर इसके पुत्र ने भी इसकी हत्या कर दी थी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश था। क्या था? हर्यक वंश। 34 का हो जाएगा बी। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन, कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। मतलब इसकी भी, इसने अपने पिता की हत्या की, इसके बेटे ने इसकी हत्या कर दी। ठीक। तो याद रखोगे तीनों नाम। बिंबिसार, बोलो बिंबिसार, दूसरा है कौन? अजातशत्रु, और तीसरा है उदयन। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी, उदयन ने अजातशत्रु की। ठीक। अगला प्रश्न है सैंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सैंड्रो कोट्स, विलियम जोन्स, बी स्मिथ, आर के मुखर्जी या डी आर भंडारकर।
तो किसने की थी? विलियम जोन्स ने सैंडो कोर्ट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। ठीक है, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंडो कोर्ट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रो कोर्ट्स के रूप में वर्णित किया है। किसने? जबकि जस्टिन ने सैंड्रो कोर्ट्स, चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। तो आपको याद रखना है, एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, किस रूप में वर्णित किया? एंड्रो कोर्ट्स। और सैंड्रो कोर्ट्स किसने कहा है? विलियम जोन्स ने। ठीक है, और जस्टिन ने भी कहा है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रो कोर्ट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? एन कनिंगम ने, एच दानी ने, ब्यूलर ने या जेम्स प्रिंसेप ने? तो ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। और 36 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 36 का। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया था, किंतु उन्होंने लेखों के देवानपीय की पहचान सिंहल के राजा तिस्स से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश में उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई थी। अंततः वर्ष 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त अभिलेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। ठीक है, मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर, उड़ेगोलम, ये 4 अभिलेख हैं इसके। किसके? अशोक के। मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर और उड़ेगोलम, इसमें इसका व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। ठीक है, अशोक नाम भी पढ़ा गया है, 4 अभिलेखों में इसका नाम मिलता है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए आपको, क्या है? इंडिका है। मेगास्थनीज की क्या है? इंडिका है। तो मेगास्थनीज की क्या है? इंडिका। अर्थशास्त्र किसकी है? चाणक्य की है। किसकी है? चाणक्य की। अर्थशास्त्र किसकी है? चाणक्य की है। ठीक है, अगला है, इंडिका का लेखक कौन है? तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज है। ठीक है, विष्णुगुप्त की क्या है? अर्थशास्त्र है। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चाणक्य का नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। मेगास्थनीज जिसने इंडिका की रचना की है, किसका दूत था? सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, यूनानियों का। तो मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस का। 39 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 39 का सही उत्तर क्या है? ए। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। कौन सा था? यूनानी। ये भी पूछ लिया गया है कि मेगास्थनीज कैसा था? यूनानी राजदूत था, यूनान का था। इसके पूर्व अराकोशिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध कर दिया। तो इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? जालौक, अवंतीवर्मा, नंदीवर्धन या भद्रथ? तो मौर्य सम्राट, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? भद्रथ था। और 40 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। व्याख्या देखेंगे, अंतिम मौर्य शासक भद्रथ था। भद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ठीक है, अगला है 41, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो जूनागढ़ अभिलेख में, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें क्या है? रुद्रदामन की उपलब्धियां वर्णित हैं। तो कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा है? जूनागढ़। 41 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, भद्रथ, खारवेल या होविष्क? तो जैन धर्म के प्रति झुकाव किसका था? खारवेल का था। 42 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 42 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। खारवेल का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। चलिए व्याख्या देखते हैं। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाथी गुम्फा अभिलेख बोलते हैं। वो किसका है? खारवेल का है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? तो वो है खारवेल का। ठीक है, किसका है? खारवेल का। और इसका किसके प्रति झुकाव था? जैन धर्म के प्रति। अगला प्रश्न है 43, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघ वाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, रट भोजक वंश से, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो इसका उत्तर हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघ वाहन नामक व्यक्ति था। कलिंग का जो चेदी राजवंश था उसका संस्थापक कौन था? महामेघ वाहन। इस वंश का नाम महामेघ वाहन वंश भी पड़ गया। किसका? चेदी राजवंश का। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ईजी है, कई बार रिपीट हुआ है। तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, 44 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 44 का सही उत्तर डी।
इतिहासकार बेसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। किसने? बेसेंट स्मिथ ने। पूछ भी सकता है बेसेंट स्मिथ क्या कहा है? भारतीय नेपोलियन किसे? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक कौन है? हर्षेट। तो प्रयाग प्रशस्ति में किसका वर्णन मिलता है? समुद्रगुप्त का। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या रामगुप्त। तो गुप्त जिसने हूणों को किसने पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने। 45 का क्या हो जाएगा? सी। 45 का क्या हो जाएगा? सी। व्याख्या देखेंगे। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 455 में। अगर पूछता है कि हूणों का आक्रमण किसके समय हुआ था, तो स्कंदगुप्त के समय। स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह परास्त हुए थे। कौन? हूण परास्त हुए थे। यूएस राय के अनुसार इस हूण आक्रमण का नेता खुशनिवाज था। कौन था? खुशनिवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम कई क्षेत्रों में हूणों ने कब्जा कर लिया था। तो हूणों का आक्रमण किसके समय हुआ था? स्कंदगुप्त के समय। और इस हूणों को किसने पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने। किस प्रकार की भूमि को अपरहित कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि। तो अपरहित किसे कहते हैं? बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहते हैं। किसे कहते हैं? बिना जोती हुई जंगली भूमि को। 46 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला है चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। कब की थी? तो चीनी यात्री सुंगयुन ने 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य, 515 से 520 ईस्वी के मध्य यात्रा की थी चीनी यात्री सुंगयुन ने। ठीक, तो 47 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 47 का ए हो जाएगा। चीनी यात्री सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। चीनी यात्री कब आया था? 518 ईस्वी में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो फायान, हेनसुआंग, इत्सिंग या तारानाथ। तो कौन आया था? हेनसुआंग आया था। कौन आया था? अब 48 का क्या हो जाएगा? बी। हेनसुआंग हर्षवर्धन के शासनकाल में कहाँ पर आया था? भारत आया था। ठीक है। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसुआंग भारत आगमन की है। ठीक है। प्रमुख घटना कि किसके समय हेनसुआंग आया था? तो हर्षवर्धन के समय आया था। और उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों पर द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने व पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो इन दोनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन में से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने ग्रंथ लिखा जिसे क्या बोलते हैं? सीयू की जो ग्रंथ है वो किसका है? किसका है? हर्षवर्धन का। वो हेनसुआंग का है। हेनसुआंग का है। ठीक है। और हेनसुआंग किसके समय आया था? तो हर्षवर्धन के समय आया था। अगला प्रश्न, कल्लड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्लड़ की पुस्तक का नाम है रायतरंगिणी, और जिसमें किसका इतिहास है? जिसमें इतिहास है जम्मू कश्मीर का। ठीक है। कश्मीर का इतिहास है रायतरंगिणी में। कल्लड़ ने रायतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कल्लड़ ने जयसिंह 1127-1159 के शासनकाल में पूर्ण की थी। किसके शासनकाल में? जयसिंह के में। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की है। अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो राजनीति शास्त्र से। किससे है? राजनीति शास्त्र से। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ओदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? बिहार में है। तो 50 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 50 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक। ओदंतपुर कहाँ पर है? बिहार में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? विक्रमशिला बिहार में। किसने स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किसने स्थापना की थी? धर्मपाल ने। ठीक। तो आज की क्लास के 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। कल इससे कंटिन्यू करेंगे और 50-50 प्रश्न ऐसे ही चलेंगे। ना बड़ी क्लास होगी ना ज़्यादा छोटी होगी। आपका भी पढ़ने में मन लगेगा, प्रैक्टिस करने में मन लगेगा और प्रश्नों को हल करने में मन लगेगा। ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।